Assalamualaikum. Today we are going to learn about the wave equation, and this is one of the topic from electromagnetic theory 2, and its code is 4120 और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम बेसिकली आगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उनके बारे में सिंपली जो वेव का कॉन्सेप्ट है हम उसको पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लें ताकि फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने में आसानी हो। वेव मोशन, तो वेव मोशन जो होती है दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज एक्चुअली व्हाट द वेव इज. In simple words, we say that a wave is a disturbance of continuous medium that propagates with a fixed shape at constant velocity. So, जो हम वेव का बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ये है कि वेव जो होती है वो एक डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में से जो प्रोपगेट करती है किसी खास शेप के अंदर और एक खास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. फॉर एग्जांपल आपका वास्ता पड़ा होगा डिफरेंट टाइप की वेव से आपके पास मेनली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स होती हैं. तो जो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास. एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और सेकेंडली वी हैव ट्रांसवर्स वेव्स. तो मैकेनिकल वेव्स इज नेम्ड एज दीज वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, राइट. तो मैकेनिकल वेव्स के जरूरी है कि मीडियम हो तो तभी ये वेव प्रोपगेट कर सकती हैं, अदरवाइज ये प्रोपगेट नहीं कर सकती, इसलिए इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं. और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो वेव्स हैं उसमें मैकेनिकल वेव्स हैं, उस पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स हैं. तो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो बेसिकली आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं कि जिसमें आपके पास जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं दे मूव इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव. मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं. इस किस्म की वेव्स को हम लोग कहते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव. फिर हमने एक्सप्लेन किया था ट्रांसवर्स वेव्स का. हमने कहा था कि ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट perpendicular to the direction of the motion of the wave. तो अब हम चलते हैं. अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेव क्वालिफायर्स होते हैं. लाइक हमारे पास अगर मीडियम जो है वो एब्जॉर्बिंग मीडियम है देन आपके पास क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक वेव जनरेट हो जाती है और वो कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती होती बिल्कुल खत्म हो जाती है. जैसे आपने सिंपली देखा है कि आपके पास आप कोई यू थ्रो ए स्टोन इनटू द वाटर एंड व्हाट यू गेट इज बेसिकली you get transverse waves and they are moving away from the point where the stone fell down. So जहां पे स्टोन गिरा था वहां से आप देखते हैं वेव जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में आपके पास मूव करती हैं. तो कुछ फासले के बाद वो खत्म हो जाती है. तो रीजन क्या होती है? बेसिकली द मीडियम इज एब्सॉर्बिंग मीडियम, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वेव जो है वो डाई आउट हो जाती है या डिमिनिश हो जाती है इन साइज. दूसरा आपके पास होती हैं डिस्पर्सिव मीडियम्स. होते हैं आपके पास ऐसे मीडियम्स के जिनमें आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स जो होती हैं दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड. तो इस किस्म के हम आपके पास मीडियम जो होते हैं इन मीडियम्स को हम कहते हैं डिस्पर्सिव मीडियम्स. फिर हमारे पास 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में आपने देखा है कि एम्पलीट्यूड जो होता है दैट डिक्रीजेज अपॉन इट्स स्प्रेड. लाइक एम्पलीट्यूड जो है आपके पास हाइट ऑफ या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास फ्रॉम इट सेंट्रल या इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपके पास वेव स्प्रेड होती है एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपके पास कम होता जाता है. और इन सारे वेव मोशन के केसेस में हम लोग बेसिकली जो है स्टैंडिंग वेव्स को कंसीडर नहीं करेंगे. हम जितनी भी बात करेंगे हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में. तो हेयर वी और दूसरी बात यह है कि हम जब इन वेव्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी मेन कंसंट्रेशन जो होगी वो इस बात के ऊपर होगी कि आपके पास ये वेव जो है दीज आर ऑफ फिक्स्ड वेव शेप और आपके पास जो वेव है वो कॉन्टिन्यूअस स्पीड के साथ मूव कर रही है. मतलब ये है कि वेव की शेप जो है वो चेंज नहीं होगी. लाइक इसका मतलब है कि हमारे पास मीडियम जो है वो अब्सॉर्बिंग नहीं होगा हमारे पास. नाउ मैथमेटिकली हम कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव को. फॉर एग्जांपल यू सी हियर वी हैव अ प्लॉट बिटवीन एफ एंड जेड. जेड जो है दिस इज अ डिस्टेंस
f जो है वो आपके पास सम फंक्शन है कि जो बेसिकली किसी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट्स से हमारे पास ये एक वेव है, हमने दो मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर उसको ड्रा किया है। ये जो है आपके पास वेव है, ये दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 किसी भी डिस्टेंस z के ऊपर, और ये वाली जो आपके पास वेव है ये आफ्टर सम टाइम t जो है, जो बॉडी ये vt डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आपके पास यही वेव है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाती है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक वेव जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इज इक्वल टू t के दरमियान वो vt डिस्टेंस कवर करके वो यहाँ पे आ गई है। तो सिंपली जो है वो वेव क्या है, वो शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स राइट बाय अ डिस्टेंस vt आफ्टर टाइम t। सो v जो है दिस रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव। नाउ हम वेव जो है मुख्तलिफ तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास कोई वेव है, एक टाउट स्ट्रिंग है आपके पास, और आप उस टाउट स्ट्रिंग के एक एंड से आप उसको प्लग करते हो, शेक करते हो, तो आपके पास वेव जनरेट हो रही है। अब हम इस वेव को स्टडी कर रहे हैं, तो एफ ऑफ जेड ऑफ टी जो होगा ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट पॉइंट जेड किसी भी टाइम टी के अंदर। तो जो भी आपके पास whatever the initial shape of the wave will be given in a string, then we can say g of z is equal to f of z naught। तो initially जो आपके पास shape of the wave है at time t is equal to 0 के, हम उस फंक्शन को कह रहे हैं let this is equal to g of z। Now after some time जो है इस फंक्शन जो है ये g of z जो है ये कैसे आपके पास चेंज हो जाएगा, इसकी क्या शेप होगी, हम आगे चल के इसको देखते हैं। तो एविडेंटली जो डिस्प्लेसमेंट है एट पॉइंट z के ऊपर, यहाँ पे आपके पास जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t के ऊपर, तो ये आपके पास जो है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है कि जितना आपका t इज इक्वल टू 0 से अगर आप ये डिस्टेंस माइनस कर लें तो आपके पास बचता है। मतलब ये कि अगर हमें t के ऊपर पता है और हम बैक पॉइंट के ऊपर जाना चाहते हैं और हमें पता है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर आई हुई है, तो हम इसमें से इस ये जो आपके पास z यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस z में से हम vt निकाल देंगे, तो हम इसके पिछला जो आपके पास पॉइंट होगा हम वहां पे पहुंच जाते हैं। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फंक्शन जो है दिस इज ये किसी भी टाइम के ऊपर वेव जो है उसकी क्या फॉर्म है आपके पास, तो ये उसकी इनिशियल क्या फॉर्म थी और उसके बाद जब उसने मूव किया टुवर्ड्स राइट तो उसकी क्या फॉर्म थी। तो ये आपके पास तीन डिफरेंट जो है उसने फंक्शन लिखे तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो ये जो है दिस इज बेसिकली द एसेंस ऑफ द वेव मोशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। So this equation states that f of zt at all times should vary इन स्पेशल वे। मतलब ये है कि आपके पास ये फंक्शन वेरी तो होगा, लेकिन इस फंक्शन की वेरिएशन जो होगी इसमें जो z और t है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एक खास कॉम्बिनेशन की सूरत में ये वेरी करेंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपके पास जो वेरिएशन होगी z में वो होगी z माइनस वी टी में। मतलब ये कि अगर z माइनस वी टी होगा तो हम कहेंगे कि वेव जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और अगर हम z माइनस वी टी अगर प्लस लिखेंगे तो हम कहेंगे वेव जो है वो इस तरफ जा रही है आपके पास। तो ये जो वेरिएशन है डिस्टेंस की, z क्योंकि डिस्टेंस है, वी टी भी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हमेशा उनमें जो फर्क होना चाहिए वेव की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन में जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी z माइनस वी टी एक का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए आपके पास। When it is true, जो आपके पास f of z जो है ये हमेशा आप तब आपके पास रिप्रेजेंट करेगा एक वेव को जिसकी शेप जो है ये फिक्स्ड होगी, एंड दैट वेव वुड बी ट्रेवलिंग इन दैट डायरेक्शन एट स्पीड v। नाउ हमने लिखे मल्टीपल टाइप ऑफ मतलब वेव्स। तो ये जो फंक्शंस है f1 z of t, f2 z of t, f3 z of t, all of these represent basically three different type of waves। और अगर आप देखें तो इसमें z माइनस वी टी है का स्केयर है या z माइनस वी टी है या z माइनस वी टी का स्केयर सम कांस्टेंट b के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस वन करके आपने लिखा हो। तो बेसिकली आपके पास क्योंकि हम कांस्टेंट वेव शेप हम ले रहे हैं तो इसलिए हमारे पास हमेशा z माइनस वी टी जो है वो उसकी सूरत में आपके पास वेव होगी वेयर a एंड b दीज आर टू कांस्टेंट। नाउ f ऑफ
जो आपके पास ये अगर हम कोई दो और डिफरेंट टाइप की वेव्स लेते हैं 4 और 5, तो हमारे पास अब ये दीज डू नॉट रिप्रेजेंट वेव इक्वेशन। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास है ये फिक्स्ड शेप की वेव नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो ये वेरिएशन होनी चाहिए ये z माइनस वी टी के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी जेड स्क्र प्लस वी टी है। तो इस वजह से हमारे पास बेसिकली ये जो है ये दीज टू डू नॉट रिप्रेजेंट अ वेव ऑफ कांस्टेंट शेप। नाउ अब हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रिंग लेते हैं और हम ये स्ट्रिंग जो है हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस स्ट्रिंग जो है दिस इज स्ट्रेच स्ट्रिंग। लाइक जैसे आपके पास गिटार होता है, तो गिटार की जो स्ट्रिंग होती हैं वो दोनों साइड से आपके पास क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं और स्ट्रेच्ड होती हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी स्मॉलर रीजन ले लेते हैं कि जो आपके पास स्ट्रेच पार्ट है फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो टी है दिस इज इक्वली ऑन द राइट साइड and this is equally on the left side, so tension on both ends is same। एंड फॉर एग्जांपल हम ये जो आपको छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, लेट्स से इट्स मास इज डेल्टा एम एंड लेट्स से कि जो आपके पास डिस्टेंस है इन दो के दरमियान या इसका जो विड्थ है दिस इज बेसिकली आपके पास किस चीज के बराबर है, डेल्टा जेड के। और म्यू जो है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द लीनियर मास डेंसिटी। सो यू कैन कैलकुलेट mass per unit length delta m over delta z is equal to mu। so mu is basically mass per unit length। तो यहीं से आपने मैथ निकाला हुआ है। तो हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया हमारे पास। और जो मैथ एलिमेंट है आपके पास स्ट्रिंग का ये केप्ट आउट विद टेंशन टी। तो अगर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस ले लेते हैं, मतलब ये है कि आपके पास कोई वेव नहीं है इनिशियली, जो आपके पास ये स्ट्रिंग है ये टाइटली आपके पास जो है ये कन्फाइंड है या बाउंडेड है लाइक गिटार की सूरत में आपके पास। तो आपके पास इसकी दोनों साइड के ऊपर जो टेंशन है दैट टेंशन is basically a force and that force of tension on either side is same, or it's in opposite in direction। like इधर टेंशन जो है इस डायरेक्शन में है और इस साइड पे टेंशन जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है। तो इस वजह से आपके पास जो है वो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो ये आपके पास टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो बेसिकली हमारे पास फोर्स है कि जो हमारे पास जो है दोनों साइड के ऊपर इक्वल बट अपोजिट है। अब वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। तो ये जो स्ट्रिंग है अगर आप ने गिटार की अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं तो बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है इस स्ट्रिंग में आपके पास जो वेव जिस स्पीड से मूव करती है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक फर्स्ट वन इज टेंशन इन द स्ट्रिंग and second one is the linear density। So these are two quantities on which basically the wave speed on the string depends। So plug a string under tension, क्योंकि पहले हम कंसिडर कर रहे थे स्टैटिक कंडीशंस के जिसमें हमने उसको प्लग नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे कि वो बाउंडेड है बेसिकली दो एंड के दरमियान। तो अगर आप इसको प्लग करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो जनरेट होती है प्लस दैट डायरेक्शन के अंदर। तो स्मॉलर मैथ एलिमेंट जो होता है ये आपके पास क्या होगा, इलांगेटेड हो जाए हमने जो पीछे इक्वेशन हमने जो फिगर बनाई हुई थी तो वो जो आपके पास स्मॉलर एलिमेंट था उसको हमने बेसिकली बड़ा करके दिखाया था ताकि हमें चीजें विजुअलाइज हो। द मैथ एलिमेंट जो था दैट वाज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग जो है दैट इज बाउंड टू द बोथ हैंड, सो व्हेन यू प्लग so basically the string starts vibrating and this mass element is vibrating perpendicular। wave जो है that is moving from one side to another side और from the point जहां से आप प्लग कर रहे हैं उससे राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, लेकिन जो मैथ एलिमेंट है वो आपके पास अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा होगा और ये वाइब्रेशन इसकी किस वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस रेस्टोरिंग फोर्स। or this restoring force is provided by the tension in the string। So no motion of this element is possible in the z direction। तो हमारे पास जो है वेव मोशन हम z जो है ये जो वाइब्रेट जो कर रहा है ये बेसिकली वाइब्रेशन हम जो है ये जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है टुवर्ड z। तो ये वाइब्रेशन जो है हम कंसिडर कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अलोंग जो है वो z डायरेक्शन है। तो जो वेव है दैट इज प्रोपगेटिंग इन
positive z direction. Now for example हम अब ये शो करते हैं कि हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है, इसका छोटा सा हम पार्ट हमने ये शो किया हुआ है, इसके इस एंड के ऊपर भी आपके पास टेंशन है, इस एंड के ऊपर भी टेंशन है। अब ये जो टेंशन है दिस हैज बेसिकली टू कंपोनेंट, एक आपके पास दिस वन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस string this tension making an angle theta 2 with this side, and this here this the tension T is making an angle theta 1 with this string. So this tension is here two dimensional, so it has the perpendicular and the horizontal component. So their horizontal components are basically Tz, and here also its horizontal component is Tz. So these Tz are equal and opposite, so they will cancel out. So we have to add these its y components. So delta z जो है this is basically distance है between इन two points के दरमियान। तो आपके पास जो net force है on this element F1 F net that will be equal to tension force in the string plus the restoring force. So जो net element के ऊपर आपने force calculate करनी है, अब उस force वो जो net element के ऊपर जो force है वो दो forces हैं, एक tension की वजह से और एक स्ट्रिंग की अपनी रिस्टोरिंग फोर्स कि जो उसको वापस अपनी पहली हालत पे लाना चाहती है। तो जो z कंपोनेंट ऑफ टेंशन है, टेंशन फोर्सेस दैट कैंसल्स आउट ओनली जो आपके पास कंपोनेंट्स अलोंग द y डायरेक्शन रिमेन। सो फॉर y कंपोनेंट्स हम लेंगे टेंजेंट थीटा हम लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली this perpendicular over this base f2 over dz is equal to tangent theta 2. And similarly, you can define tangent theta from here, which will be equal to tangent theta 1 is equal to minus f1 divided by dz. नेगेटिव इसलिए है आपके पास कि इसमें ये जो y का कंपोनेंट है दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस फोर्स, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, नेगेटिव लिया। और दूसरा ये है कि ये स्लोप नेगेटिव है, बेसिकली आप देखें लाइन जो है ये स्लोप नेगेटिव की तरफ है, ये जो है इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, इस वजह से आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो टेंजेंट थीटा जो है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो f2 over tz is equal to, you can write it, आपने कहा था दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब है आप इसको डेल्टा y ओवर डेल्टा z आप लिख सकते हैं। पति में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम स्लोप जो था उसको हम डेल्टा y ओवर डेल्टा x की सूरत में लिखते थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है हम इसको लिखेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा z। और ये जो है क्योंकि f2 जो है वहां पे डिस्टेंस जो है z प्लस डेल्टा z1 है, इसलिए आपने इसको लिखा है एट z प्लस z1। और f1 जो है वहां पे डिस्टेंस क्योंकि z है तो इसलिए f1 ओवर tz इज इक्वल टू माइनस जो आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा z, दिस इज ऑफ z। So this is basically partial differential. Here the negative sign is due to the negative slope in f1 case. So the total force will be equal to, this is f net not f2, this is f net is equal to f1 plus f2. So this is equal to tz, and tz is equal of curly y over curly z, z of z plus z minus curly y or curly z into z. So this net force is basically equal to this f1 plus f2. This is the value of f1 which we put from here, and this is the value of f1, sorry, and this is the value of f2 from here. So we put f1 plus f2. We write f2 in the first place because this is positive and this is negative, so we write it here and then on the second position. Now using Newton's second law, you know that the net force is basically the Tz into, you can say, because that along the z direction that force of tension is same, so you can take it out, this is common. So you can write it delta y or delta z at z plus delta z minus delta y or delta z at z point or z distance. This is equal to delta ma, like this is Newton's generally second law, F is equal to ma. So here delta m represents the mass of that smaller element, a is acceleration. So you can write it, this side is equal to this side. So this one is equal to, you put the value of delta m, this is mu delta z into, this is acceleration.
So you can write it dv over dt or dx over d2x over dt square. So d2 here, this is y, because we are talking about y, so this is curly square y over curly t square. So this is basically acceleration. So now dividing both sides by tz and delta z, and now then we will take limit it approaching to 0. So we divide it with the tz and delta z. So tz here, this tz will be cancelled out with its divider, and we will left with only delta z. Here we have delta z, so tz will be here in the denominator. So now taking limit, and we say that this basically, as we are talking about कि जो आपके पास जो string का जो हम smaller mass element ले रहे हैं, that is very very small. इसका मतलब है कि उसके दो ends के दरमियान जो distance है, that is very very small. तो इसलिए हमने लिखा है delta z, that is approaching to 0. इतना small है कि हम कह रहे हैं कि that is approaching to 0. तो हमने curly y और curly z at z plus z delta z minus curly y or curly z at z divided by delta z is equal to mu over tz into curly square y or curly t square. This is our equation number 1. Now recalling linear wave equation, we have curly square y over curly z square is equal to 1 over v square curly square y over curly t square. Now अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इनकी दोनों साइड बराबर हैं, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे ये वाला फैक्टर है और इधर ये वाला फैक्टर है. तो इसका मतलब ये कि म्यू ओवर टी जेड है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर वेलोसिटी का स्क्वायर from the comparison of these two equations, for example equation 1 and equation 2. Now हमारे केस में क्योंकि y है f नहीं है, तो हम उसी इक्वेशन को जो हमारे पास है हम उसको y की जगह पे हम f लिखेंगे. तो कर्ली स्क्वायर f over curly z square is equal to 1 over v square curly square, this is y of z of t over curly t square. So this is our you know that this is our equation number 3. This equation is known as classical wave equation and ensures all possible solutions of the form. तो इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है f of z, this is equal to g of z minus vt. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वेव इक्वेशन है, ये हमारे पास वेव इक्वेशन हमेशा आपको इंश्योर करेगी कि जो हमारे पास जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो हमेशा z माइनस vt की फॉर्म में जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा. और इसमें z और t जो है उनका आपके पास जो स्पेशल आपके पास वो है उसको हम लिख सकते हैं कि दैट इज u is equal to z minus vt. So as we wrote some functions f1, f2, f3 representing wave propagating in z direction, then अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन f1, f2, f3 जो है हमने जो लिए थे उसमें बेसिकली हमने सारों में कंसिडर किया था कि वेव जो है वो z डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो अगर हम करली f और करली z मालूम करते हैं यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा करली g ओवर करली u इंटू करली u ओवर करली z फ्रॉम हेयर. अगर आप इसको इस पर करली f ओवर करली z के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू करली g ओवर करली u इंटू करली u ओवर करली z. हम इसको जो है वो इस तरीके से हम लिखते हैं. तो ये हमारे पास करली u ओवर करली z जो है, अब u जो है वो हमारे पास है z माइनस vt. अगर आप इस u का z के हिसाब से डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1. तो इसलिए करली f ओवर करली z जो है ये आपके पास आ जाता है करली g ओवर करली u, या इसको हम dg ओवर du की सूरत में हम लिखते हैं. अब हमारे पास जो करली f ओवर करली t है, दिस इज इक्वल टू करली g ओवर करली u into curly u over curly t. Now you have to differentiate u with respect to time. So हमारे पास क्योंकि z minus vt है तो इसका मतलब है कि z जो है that is not depending upon time. तो हमारे पास जो फैक्टर आता है वो माइनस vt वाला आता है, क्योंकि t जो है विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, क्योंकि t के हिसाब से तो t यहाँ से ओमिट हो जाता है, हमारे पास सिर्फ माइनस v बचता है. तो करली f ओवर करली t इज इक्वल टू माइनस v इंटू डी जी इंटू ओवर डी यू आपके पास आ जाएगा. तो ये जो करली जी और करली यू है इसको आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया. तो करली स्क्वायर एफ ओवर करली जेड स्क्वायर, अगर आप इसका अगेन जो है सेकंड डिफरेंशियल लेते हैं, क्योंकि आपने वेव इक्वेशन में सेकंड डिफरेंशियल आ रहा है, तो आपके पास ये आ जाएगा करली ओवर करली जेड हाफ
अब आपने जो पहले डी जी ओवर डी यू निकाला है उसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आपके पास डी टू जी ओवर डी यू स्क्वायर आ जाएगा वही चेन रूल अप्लाई करने से। और दूसरा ये कि आपके पास कर्ली यू और कर्ली जेड एक टर्म आ जाएगा। अब कर्ली यू और कर्ली जेड जो है ये वाली टर्म जो है दिस इज इक्वल टू 1, मतलब यू का अगर आप जेड के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आता है, तो इसलिए आपके पास डी टू जी ओवर डी यू स्क्वायर आ जाता है। तो कर्ली स्क्वायर एफ और कर्ली टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस वी कर्ली और कर्ली टी आप जो हमारे पास डी जी ओवर डी यू था ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी। अब क्योंकि हम जब इसको डिफरेंशिएट करते थे इसको हम ऐसे ही जो है वो चेन रूल के तहत हम लिखेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी, अगेन यहाँ से हमारे पास माइनस वी आएगा और डी जी और डी यू आएगा, तो इसलिए हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। करली और करली जो आपके पास u होगा और इधर डी जी ओवर डी यू होगा, तो ये दोनों आपके पास डी टू जी ओवर डी यू स्क्वायर आपके पास आ जाते हैं। तो अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो डी टू जी ओवर डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर एफ ओवर कर्ली टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो है वेव इक्वेशन आप आ जाती है आपके पास। तो आप किसी भी किस्म का जी जो है उसकी कोई भी आपके फॉर्म लें, डिफरेंशियल फॉर्म लें, आपने ये देखना है कि इस केसेस में आपके पास वेव जो होगी वो हमेशा मूव करेगी विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। तो इस तभी आपके पास जो है ये वाली इक्वेशन जो है वेव इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है कि आप जी जो है उसकी कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास वेव जो है आपने वही आपके पास जो है इसकी फॉर्म एक्सेप्टेबल होगी कि जो बेसिकली इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, जिसके रूल से आपके पास जी जो है दैट शुड बी वेरिएंग विद ए स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड t, दैट इज z माइनस vt की फॉर्म में आपके पास ये चेंज हो रहे हो, तो तभी आपके पास वेव जो है वो एक कांस्टेंट फेज के साथ कांस्टेंट शेप के साथ मूव करेगी। नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर 3। तो वो हमारे पास थी कर्ली स्क्वायर एफ और कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर वाई और कर्ली टी स्क्वायर। सो अगर आप देखें इट इन्वॉल्व द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ जी ऑफ जेड माइनस वी टी नहीं ले सकते, बल्कि हम जो है अनदर क्लास ऑफ सोल्यूशन जो है वो भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि जिसमें हम z माइनस वी टी के बजाय z प्लस वी टी लिख लें। अब इसका हमें आपके पास अब हम इस फंक्शन को g के बजाय हम h लिखते हैं, तो f ऑफ z वॉट इज इक्वल टू h ऑफ z प्लस वी टी। तो इसका मतलब ये होगा जैसे हम कह रहे थे g ऑफ z माइनस वी टी, इसका मतलब ये है कि वेव जो है वो आपके पास टूवर्ड राइट जो है वो आपके पास मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्लस डाल दिया है तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन बिल्कुल इसकी इसके सिमिलर होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि इसमें वेव जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही होगी। तो इसको हम कहते हैं दिस रिप्रेजेंट्स अ वेव प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव z डायरेक्शन। तो समरी हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास वेव जो होती हैं वो बेसिकली कांस्टेंट शेप की कब होंगी, और हमने ये उसके लिए हल निकाला है कि जो हमारे पास वेव ऐसी कि जिसमें डिस्टेंस जो है z माइनस वी टी के हिसाब से वेरी होगा, दैट वेव विल मूव विद द कांस्टेंट शेप। Then we explain different type of waves, and we write different functions f1, f2, f3. We write those functions, and we said that all of these functions give you the wave of fixed shape. And then we derive a wave equation for constant shape of a mass of string. And then we find that the wave in a string also move uh, in a fixed or constant shape, and we find its wave equation also. तो ये तीन चार पॉइंट थे कि जो हमने इसमें जो है इस लेक्चर से हमने निकाले कि कैसे हमारे पास वेव कांस्टेंट शेप की हो सकती है और वो आपके पास उसी फिक्स शेप के साथ मूव करे। उसके लिए हमारे पास जो है क्या हमें कंडीशंस उसके ऊपर इम्पोज करनी है। दूसरा हमने फिर वेव इन स्ट्रिंग जो था उसका हमने एक एग्जांपल ली और उसके लिए हमने वेव इक्वेशन निकाली और हमने कहा कि वो वेव इक्वेशन जो है उसके मुताबिक वेव जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट शेप के साथ जो है वो मूव करेगी। तो ये जो था ये हमारा आज का 10वां लेक्चर था। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11।